हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज। माय नेम इज अनिल सिद्धू और इस पार्ट में बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के बारे में। ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है फ्रंट एंड सिस्टम डिज़ाइन के लिए। हाँ, यहाँ पे हम लोग रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, बट सेम प्रिंसिपल दूसरी टेक्नोलॉजीज के लिए भी एप्लीकेबल है। चाहे आप लोग एंगुलर की बात कर लो, Vue.js की बात कर लो, या फिर कोई भी और टेक्नोलॉजी है, रिएक्ट नेटिव। इवन आप लोग सेम प्रिंसिपल बैकएंड के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना इसको। ये प्रिंसिपल बेसिकली कहता क्या है? ये कहता है कि आपको आपकी एप्लीकेशन को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्प्लिट करना चाहिए और हर एक पार्ट की एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप एक ही जगह पे यूआई का काम भी कर रहे हो, बिजनेस लॉजिक भी लिख रहे हो, डेटा फैचिंग भी वहीं पे कर रहे हो, स्टेट मैनेजमेंट भी वहीं पे कर रहे हो। अब मान लो आपने कंपोनेंट बनाया और इनमें से दो या फिर दो से ज्यादा चीजें एक ही जगह पे कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर डिफिकल्टीज फेस होंगी। जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन और स्केल करेगी, आपकी एप्लीकेशन बड़ी होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? हर एक चीज के लिए एक अलग से पार्ट बनाना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि जो हम लोगों ने यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बना रखी है, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर, इसकी सर्विसेज, इसके कंपोनेंट्स वगैरह, क्या वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहिए। जो यूआई वाली चीजें होती हैं वो अलग रखनी चाहिए, जो लॉजिक वाली चीजें होती हैं वो अलग रखनी चाहिए। इसी सीरीज के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि आप लोगों को दो तरीके के कंपोनेंट बनाने चाहिए, एक प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होंगे और एक आपके कंटेनर कंपोनेंट होंगे। जो प्रेजेंटेशनल कंपोनेंट होंगे वहां पे आप लोग बस यूआई रेंडरिंग करवाओगे, और जो कंटेनर कंपोनेंट होंगे वहां पे आप लोग डेटा फैचिंग और बिजनेस लॉजिक कर सकते हो। अब क्या दोनों चीजें एक साथ करने की जरूरत है यहाँ पे? बिकॉज लास्ट वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि डेटा फैचिंग और बिजनेस लॉजिक अलग अलग रखने चाहिए आपको। देखो, अगर बिजनेस लॉजिक आपका बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही नैनो है, माइक्रो है, तो आप लोग सेम फाइल के अंदर कर सकते हो, सेम कंपोनेंट के अंदर कर सकते हो। बट अगर जो आपका बिजनेस लॉजिक है काफी बड़ा है, लाइंस ऑफ कोड है उसके अंदर, तो आपको डेफिनेटली उसके लिए अलग फाइल बनानी चाहिए, और मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगा। सेम चीज हम लोग, सेम प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी फॉलो कर भी रहे हैं। अगर आप लोग जाओगे फीचर्स के अंदर, देन प्रोडक्ट्स के अंदर और प्रोडक्ट के कंपोनेंट के अंदर, तो आपको ध्यान होगा डिस्प्ले प्रोडक्ट्स के नाम से। और हम लोगों ने एक और कंपोनेंट भी बनाया था प्रोडक्ट्स के नाम से। यहाँ पे हम लोगों ने एपीआई कॉल करी थी बेसिकली, ठीक है। बाद में मैंने इसको स्मार्ट कंपोनेंट भी बना के दिखाया था आपको, तो मैंने दोनों चीजें एक जगह पे कर दी थी। बट इनिशियली मैंने आपको ये बताया था कि कैसे कंटेनर के अंदर आप लोग एपीआई कॉल करते हो, एंड देन उसको डिस्प्ले करवाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग एक अलग से कंपोनेंट बनाते हो। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ इस सीरीज के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं लॉजिक सेपरेशन के बारे में। देखो, रिएक्ट जेएस के अंदर आप लोग कस्टम हुक्स बना के आपके लॉजिक को अलग रख सकते हो। वैसे अगर आप लोग दूसरी टेक्नोलॉजीज की बात करो, इवन रिएक्ट जेएस के अंदर भी ऐसा कर सकते हो कि यूटिल वाली फाइल बना सकते हो, हेल्पर फाइल बना सकते हो, वहां पे आप लोग अपने छोटे छोटे लॉजिक लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट रिएक्ट जेएस एक रिएक्टिव टेक्नोलॉजी है, राइट। हमें पता है कि इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली डोम को मैनिपुलेट नहीं करते जैसे दूसरी टेक्नोलॉजीज के अंदर करते हैं। ये रिएक्टिव टेक्नोलॉजी है, और कस्टम हुक्स के अंदर आप लोग स्टेट और दूसरे हुक्स को भी यूज कर सकते हो। तो इसीलिए जो कस्टम हुक्स हैं वो आपके लॉजिक के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड हैं बेसिकली। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे रिएक्टिव टेक्नोलॉजी की, रिएक्टिव कोड की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग नॉर्मल यूटिलिटी फाइल्स और जो आपकी हेल्पर फाइल होती हैं वो भी बना सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग डेफिनेटली फॉलो कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, शेयर्ड कंपोनेंट के अंदर यूज लोकल स्टोरेज नाम से कंपोनेंट बनाया था, और यहाँ पे कैसे आप लोग वहाँ पे जो लोकल स्टोरेज है उसको गेट एंड सेट करते हो, ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। इवन ये तो एक रिसेंट ही पार्ट था बेसिकली, ठीक है। थर्ड बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। फोल्डर स्ट्रक्चर भी आपका सेपरेटेड ही होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए। चाहे आप लोग फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर बना लो, चाहे आप लोग लेयर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर बना लो, चाहे हाइब्रिड बना लो, आपको क्या करना चाहिए? एक तरीके की फाइल के लिए अलग से ही फोल्डर बनाना चाहिए। जैसे कंपोनेंट के लिए एक अलग, पेजेस के लिए एक अलग, हुक्स के लिए अलग, सर्विसेज के लिए अलग, स्टोरेज के लिए अलग। और सेम चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो भी कर रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, एसआरसी वाले के फोल्डर के अंदर आके एप्लीकेशन के अंदर अगर आप लोग आओगे, तो देखो फीचर्स हम लोगों ने एक फोल्डर बना रखा है। देन हर एक फीचर के लिए अलग से फोल्डर है, जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए, कार्ड के लिए, प्रोफाइल के लिए, प्रोडक्ट के लिए। और अगर आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाओगे, देन हमारे वहाँ पे कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट्स के लिए, हुक्स हैं, पेजेस हैं, सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कर रखी है। इवन हम लोगों ने यहाँ पे शेड के लिए भी, शेड चीज़ों के लिए भी सेम कर रखा है। कंपोनेंट, कांस्टेंट, हुक्स, सर्विसेज, यूटिल्स वगैरह सारी चीज़ें इसी तरीके से रखी हैं कि हर एक चीज़ के लिए अलग से फाइल और अलग से फोल्डर हो। हम लोग ये चीज़ भी प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। देन हम लोग बात करते हैं एपीआई लेयर सेपरेशन की, और जो आपकी एपीआई लेयर है वो भी डेफिनेटली अलग ही होनी चाहिए। सेम चीज़ इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अब इसका रीज़न ये है कि अगर आपको एपीआई के एंड पॉइंट्स या फिर कोई यूआरएल चेंज करना है, या फिर इनके अंदर कोई कॉमन हेडर भेजना है, अगर वहाँ पे इंटरसेप्टर का यूज़ करना है, या फिर आपको
कॉमन रिस्पॉन्स हैंडलिंग करनी है, तो आप लोग एक जगह पे उसको आराम से कर सकते हो। हर एक कंपोनेंट के अंदर जाके अगर आप लोग एपीआई कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे बाद में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको कुछ छोटा सा भी चेंज करना पड़ेगा तो बिकॉज बहुत सारी फाइल के अंदर जाके एक एक करके आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सो बेटर ये है कि आप लोगों को कॉमन प्लेसेस के ऊपर सर्विस रखनी चाहिए, और पॉसिबल हो पाए तो एक बेस सर्विस वाली फाइल बना लो, ताकि अगर आपको सारी एपीआईज के अंदर एक साथ चेंज करना है तो वहाँ पे आप लोग उसको कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने सेम पैटर्न को फॉलो करा है, यहाँ पे आप देख पाओगे। जैसे कि प्रोडक्ट के लिए सर्विसेज है, ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस डॉट जेएस, ये हम लोगों ने एक फाइल बना रखी है, और इससे हम लोगों ने एक लेवल ऊपर भी चले गए, हम लोगों ने बेस सर्विस वाली फाइल भी बना रखी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस गेट एपीआई की कॉल कर रखी है, देन इसकी प्रॉपर जो हैंडलिंग है यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर कर रखी है। अब प्रोडक्ट के लिए जो और सर्विसेज आएंगी हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट के बाद में प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी एपीआई है तो वो यहीं पे आ जाएगी। और सारी की सारी जो एपीआई कॉल्स हैं वो हमारी बेस सर्विस से होके ही जा रही हैं। तो अगर मान लो हमें कोई एंड पॉइंट में चेंज करना है प्रोडक्ट के लिए तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, बट अगर हमें कुछ हेडर में या फिर टोकन वगैरह के अंदर चेंज करना है या फिर जो एरर है वो कुछ अलग से थ्रो करवाना है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। सो ये पार्ट भी, ये चीज़ भी हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। देन यहाँ पे दो और चीज़ें हैं जो हम लोग अभी कवर करेंगे, अभी तक इस सीरीज के अंदर अभी तक कवर नहीं करी है इस पार्ट तक, बट अभी आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट सेपरेशन, और दूसरा है आपका माइक्रो फ्रंट एंड लेवल सेपरेशन। तो अगर आप लोग रिडक्स का यूज़ कर रहे हो, रिकॉइल का यूज़ कर रहे हो, किसी भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अलग फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, अलग चीज़ें बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूआई वाले कंपोनेंट के अंदर ही आप लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट को घुसा रखा है, तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगी। देन माइक्रो फ्रंट एंड बेसिकली होता क्या है, मान लो आपकी एप्लीकेशन काफ़ी बड़ी है, तो आप अपनी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। जैसे पेमेंट वाली एप्लीकेशन अलग, प्रोफाइल वाली अलग, डैशबोर्ड के लिए अलग, लॉगिन के लिए अलग, और इन सबको आप लोग कंबाइन भी कर सकते हो। तो अगर आप लोग चाहो तो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन भी बना सकते हो, बट ये आपको तभी करना है जब आपका सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनी हुई है, अदरवाइज ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।